करियर ग्राफ के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। यह सिविल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 2 है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हमने एक बॉडी कंसीडर की जिस पर हमने फोर्स लगाया, मान लेते हैं कोई भी P। तो फोर्स दो तरह का हो सकता है, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स। ये जो P फोर्स हमने जो लगाया, एक्सटर्नली लगाया, तो ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स। अब मान लो इस बॉडी को हमने बीच में से कट कर दिया। बीच में से कट करने के बाद ये हमने लोअर सेक्शन ले लिया इतना, तो नीचे से जो फोर्स बॉटम से लग रहा है P, और ये इंटरनल सेक्शन है बॉडी का। तो इंटरनल सेक्शन में बॉडी पर कितना फोर्स जनरेट हुआ, ये हमारा इंटरनल फोर्स कहलाएगा। सपोज जो इंटरनल फोर्स जनरेट हुआ वो F है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस का सम करेंगे तो F भी P के इक्वल आएगा। तो यानी कि एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स, ये दो तरह के फोर्स होते हैं, और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इंटरनल फोर्स डेवलप होता है। यानी कि ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस कॉजेज इंटरनल फोर्स। ये एक P का एग्जांपल लिया। इसके अलावा और भी अगर हम फोर्स लगाते P के साथ, मान लो हमने R फोर्स और लगा दिया, तो R फोर्स की वजह से भी यहाँ पर एक इंटरनल फोर्स जनरेट होता। यानी कि जितने हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे सब कोई ना कोई इंटरनल फोर्स जनरेट करेंगे ही। अगर हम एक कोई सेक्शन लें तो देयर आर 6 पॉसिबल इंटरनल फोर्स एग्जिस्ट एट एनी सेक्शन। यानी कि हम 3 डायमेंशन लेते हैं X, Y, Z, तो तीनों डायरेक्शन में हमारे पास दो दो फोर्स इंटरनल जनरेट हो सकते हैं। अब इस सेक्शन के अलोंग देखते हैं, इस सेक्शन में कौन सा फोर्स नॉर्मल है और कौन सा शियरिंग फोर्स है। शियरिंग फोर्स वो होते हैं जो किसी भी सेक्शन के पैरेलल डायरेक्शन में लगते हैं, नॉर्मल फोर्स किसी भी सेक्शन के 90 डिग्री पर लगते हैं। तो X डायरेक्शन में हमारे पास Fx, Y डायरेक्शन में Fy एंड Z डायरेक्शन में Fz। अब मूवमेंट फोर्स की बात करते हैं, X डायरेक्शन में Mx, Y डायरेक्शन में My, Z डायरेक्शन में Mz। अब ये जो हमने बॉडी ली है, इसके एक्सिस के अलोंग कौन सा फोर्स लग रहा है, उसे हम कहेंगे एक्सियल फोर्स। तो एक्सिस इसकी ये है जो X डायरेक्शन में, तो X डायरेक्शन में एक्सियल फोर्स है हमारा Fx। अब इस बॉडी को ट्विस्ट, टॉर्सन कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो जो Mx मूवमेंट फोर्स है इस बॉडी को टॉर्सन प्रोवाइड कर रहा है। तो जो हमारा Mx है ये हमारा ट्विस्टिंग मूवमेंट है। अब बात करते हैं इस सेक्शन के बेंडिंग की। My एंड Mz, ये दो फोर्स ऐसे इस बॉडी को, इस सेक्शन को बेंड करने की कोशिश करेंगे। My एंड Mz कैसे, चलो देखते हैं। बॉडी हमारी इस तरह से है, ये Fx जो है, ये Fx हमारा इस एक्सियल डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग, और जो हमारा टॉर्सन है वो भी एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, मूवमेंट फोर्स। अब हम बात करते हैं My और Mz की। My लग रहा है Y डायरेक्शन में, रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो मूवमेंट फोर्स है My। तो ये इस तरह से फोर्स एग्जिट करेगा और ये बॉडी को बेंड करने की कोशिश करेगा, तो ये बेंडिंग मूवमेंट है। सिमिलरली Mz बॉडी को इस तरह से मूव करने की कोशिश करेगा, Z डायरेक्शन में मूव करने की, तो ये Mz बेंडिंग मूवमेंट है। अब बात करते हैं शियर फोर्स। Fy और Fz ये शियरिंग फोर्स है। हमारा जो सेक्शन है Fy इस तरह से लग रहा है Y डायरेक्शन के अलोंग, यानी कि ये जो सेक्शन है इसके पैरेलल लग रहा है। और सिमिलरली Fz Z डायरेक्शन में लग रहा है, Z एक्सिस की तरफ, Z डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये हमारा शियरिंग फोर्स है, ये भी पैरेलल है हमारे सेक्शन के। तो ये समझ में आया, Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz ये किस तरह से सेक्शन पे लग रहे हैं और इनका इफेक्ट क्या है। हमने बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उसमें रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट हुए। जो रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट हुए पर यूनिट एरिया, उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। सपोज हमने एक बॉडी ली, L लेंथ है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A कंसीडर कर लेते हैं, और हमने इस पर टेंसाइल फोर्स लगाया P। टेंसाइल फोर्स लगाने के बाद बॉडी हमारी डिफॉर्मिंग है, बॉडी में हमारा इलांगेशन होगा, यानी कि हमारी जो बॉडी की इनिशियल लेंथ L थी, बाद में L डैश हो गई, L डैश इज ग्रेटर देन L। नाउ
अब बॉडी का हम स्ट्रेस कितना जनरेट हुआ ये कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रेस को हम डिनोट कर देते हैं सिग्मा से। स्ट्रेस इज रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स इज पी। अगर कोई और फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ पी फोर्स लग रहा है, तो बॉडी में भी सिर्फ किसी भी सेक्शन पर हमारा पी फोर्स ही जनरेट होगा इंटरनली, जैसा हमने अभी देखा। तो रेजिस्टिंग फोर्स हो गया हमारा पी, और एरिया ऑफ सेक्शन ऑन विच पी इज एक्टिंग इज ए। तो यानी कि हमारा जो स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया एक्सियल लोड कंडीशन में सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन ए। अब यूनिट की बात करते हैं। स्ट्रेस की यूनिट क्या है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। यानी कि स्ट्रेस की यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसे हम पास्कल भी बोलते हैं। अब स्ट्रेस किस तरह की क्वांटिटी है? स्केलर है या वेक्टर है, या फिर स्केलर या वेक्टर नहीं है तो किस तरह की क्वांटिटी है? सबसे पहले हम समझते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है। जिस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम मास। किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर कब कहेंगे? जब हमें उस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, उसकी डायरेक्शन चाहिए, और वो क्वांटिटी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हो। सपोज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये इसका एक मैग्नीट्यूड होता है, इसकी एक डायरेक्शन होती है, और फोर्स पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। लेकिन टेंसर के पास मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन तो है, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करने की प्रॉपर्टी नहीं है। इसीलिए हम स्ट्रेस को एक अलग कैटेगरी में रखते हैं जिसे हम टेंसर कहते हैं। टेंसर के एग्जाम्पल हैं स्ट्रेस, करंट। स्ट्रेस, करंट ये टेंसर के एग्जाम्पल है। समझ में आया कि स्ट्रेस है हमारा टेंसर क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस की। नॉर्मल स्ट्रेस किसी भी सेक्शन के परपेंडिकुलर जो फोर्स हैं उनकी वजह से जो उस सेक्शन पर स्ट्रेस क्रिएट होगा उसे हम नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे, और जो फोर्स सेक्शन के पैरेलल एक्सर्ट कर रहे हैं, पैरेलल इंड्यूस्ड हो रहे हैं, उनकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसे हम शियरिंग स्ट्रेस कहेंगे। अब इसमें जो हमारा सेक्शन है इसमें एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट ये हमारे नॉर्मल फोर्स हैं, तो इनकी वजह से नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा। शियर फोर्स और टॉर्सन ये हमारे शियरिंग फोर्स है, इनकी वजह से शियर स्ट्रेस जनरेट होगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन क्या है? हमने इस बॉडी को ही यही एग्जांपल लेते हैं। ये जो बॉडी पे हमने पी फोर्स लगाया टेंसाइल में, शुरू में इसकी जो लेंथ थी वो एल थी, बाद में ये एल डैश हो गई। एल डैश इज ग्रेटर देन एल, यानी कि जो लेंथ है, जो हमारी बॉडी की लेंथ है वो इंक्रीज हो गई। यानी कि नॉर्मल स्ट्रेन को हम डिफाइन करते हैं डिफॉर्मेशन अपॉन लेंथ। इनिशियली जो लेंथ थी वो हमारी एल थी, और डिफॉर्मेशन कितना हुआ? टोटल लेंथ आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ फोर्स माइनस इनिशियल लेंथ, और वी कैन से दैट अलोंग डिफॉर्मेशन कितना हुआ? चेंज इन लेंथ, यानी कि लेंथ में कितना चेंज हुआ? बाद में जो लेंथ थी वो एल जैसे, और पहले एल थी। फोर्स लगाने से पहले एल और फोर्स लगाने के बाद एल जैस, तो इलोंगेशन हमारा एल जैस माइनस एल, जिसे हम डेल्टा एल बोल देंगे। तो डिफॉर्मेशन डेल्टा एल, और इस केस में डेल्टा एल है एल जैस माइनस एल अपॉन एल, इसी को हम स्ट्रेन बोल देंगे। स्ट्रेन इज अ फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ मटेरियल, और इसे मेजर कैसे करते हैं? मेजर बाय यूजिंग एक्सटेंसोमीटर। एक्सटेंसोमीटर में क्या करते हैं? हमारे पास एक शीट होती है जिस पर हम एक वायर को स्टिक कर देते हैं, चिपका देते हैं, जिसे हम वायर स्ट्रेन गॉज बोलते हैं। अब बॉडी पर स्ट्रेस लगाएंगे, बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा, वायर की लेंथ चेंज होगी, और वायर की लेंथ चेंज होगी तो हमें पता है जो रेजिस्टेंस जो हम मेजर करेंगे वायर का वो भी चेंज होगा। अगर ये डिफॉर्मिंग बॉडी है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो एरिया डिक्रीज होगा, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जितना ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यानी कि अगर हम रेजिस्टेंस को मेजर कर लें तो हम जो स्ट्रेस है उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसे भी मेजर कर सकते हैं।
तो जितना ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे उतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस इस वायर का इंक्रीज हो जाएगा। इसी मैनिपुलेशन से हम स्ट्रेन को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग एक्सटेंसोमीटर। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें क्या याद रखते हैं, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इंटरनल फोर्स जनरेट होता है और स्ट्रेस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो पर यूनिट एरिया रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, जो रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट हो रहा है उसे हम स्ट्रेस बोलेंगे, और जो डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ है जिस बॉडी में स्ट्रेस की वजह से या फिर जो एक्सटर्नल फोर्स लगाए हैं उसे हम स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन में सिंपल सा डिफरेंस है, स्ट्रेस को हम मेजर नहीं कर सकते, स्ट्रेन को हम मेजर कर सकते हैं। स्ट्रेन इज अ फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ मटेरियल।